द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के रूप में सामाजिक अध्ययन इस विषय का चुनाव किया है, ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए हम लोग टोटल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस घटना चक्र की बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, आपको जोड़ा दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। एक तरफ मुग़ल बादशाहों के नाम है, दूसरी तरफ क्या है भैया आपके जो अंग्रेज इनके समय में आए थे उनका नाम है। तो इसमें से कौन सा गलत है? इसमें से हमारा विकल्प बी, अकबर के समय में सर थॉमस रो आए थे, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बाकी के सारे जोड़े जो यहाँ पर दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? अच्छा, एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के फटाफट सारे प्रश्नों का आंसर बताते चलना है। आप अपने मन में भी आंसर बता सकते हैं अथवा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? दूसरे प्रश्न के लिए हमारा विकल्प डी सही होगा, सर लियोनिक कर्टिस। क्लियर? डिटेल में प्रश्नों को आप अपने बुक से देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर चलते हैं। इसमें भी जोड़ा दिया गया है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ शहरों के नाम है, एक तरफ वहाँ पर कौन से उद्योग हैं ये आपको लिखे गए हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर है मेसावी रेंज। मेसावी रेंज किस लिए फेमस है? कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। ये आपका विकल्प गलत है, बाकी के सारे आपके विकल्प सही है, यानी कि हमारा विकल्प सी तीसरे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। चौथे नंबर पर चलते हैं। रेडियो जो तरंगें होती हैं के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जो है उत्तरदायी होती है? तो कुल मिला के ही बताना है कि रेडियो तरंगों का विक्षेपण कहाँ से होता है, वायुमंडल की किस परत से होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। चौथे नंबर में आपका विकल्प डी आयन मंडल बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक जगह है जिसको हम लोग ग्रैंड कैनियन कहते हैं। ग्रैंड कैनियन क्या होता है? तो ग्रैंड कैनियन हम लोग किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो पाँचवें नंबर में ग्रैंड कैनियन एक गार्ज होती है जिसको एक खड्ड के हिंदी में से खड्ड बोलते हैं और ये कहाँ होती है? ये अमेरिका में है। तो यहाँ पर विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। छठवें नंबर पर चलते हैं। भारत में 8 कोर सेक्टरों को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, इसमें भारत में 8 कोर सेक्टर हैं, उसमें से किसे शामिल नहीं किया गया है ये बताना है आपको विकल्प में से, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के 8 कोर सेक्टरों में शामिल नहीं है। तो छठवें प्रश्न के लिए आपका विकल्प डी रसायन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है जिसमें योजना अवकाश के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ये किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में था यही आपको बताना है। ये 66 से लेकर 67 के बीच की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आठवें नंबर पर चलते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई है? तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है उसकी क्या एज ग्रुप होता है? तो आठवें प्रश्न में आपका 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, ये आपका बिल्कुल सही है दिव्यांग बच्चों के लिए। 9वें नंबर पर चलते हैं। जिला अदालत जो जिला की अदालत होती हैं वो किसके अधीन काम करती हैं? विकल्प को फटाफट पढ़ते जाइए। जिला जो अदालतें होती हैं वो हाई कोर्ट के अधीन काम करती हैं। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर, और 10वें नंबर का प्रश्न हाँ अब सही है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल बनाया जाता है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो ये आपके 4 दिए गए हैं कथन, इनमें से कौन कौन सा जो है निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें सही रहेगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और आपका तीसरा सही रहेगा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा विधानमंडल इसमें नहीं आता है। और दूसरी बात है दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि पहला तीसरा चौथा सही है। तो आपका यहाँ पर विकल्प डी पहला तीसरा और चौथा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
11 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा? 11 नंबर में आपका डी वाला विकल्प, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उसको पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। 12 नंबर पर चलते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक ने जो कलिंग का युद्ध किया था उसका वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो 13 नंबर में पहला वाला विकल्प, जो अशोक का 13वां शिलालेख था वहाँ से हमें कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर हमारा सी, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम ये एक उपाधि है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो 15 नंबर में हमारा विकल्प सी, राजेंद्र फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर, प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसकी सलाह पर? तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लागू करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? गवर्नर देता है। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। गवर्नर मतलब क्या होता है भैया? राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और जो हमारा 17 नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा गया है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त का बंटवारा होता है वहाँ उसके लिए वित्त आयोग, जो कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ना है, आपको सुमेलित करना है, जोड़ा मिलाना है। तो जोड़ा पहले हम लोग मिला लेते हैं, बाद में इसमें विकल्पों को देखेंगे। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये कान्हा कहाँ पर है? कान्हा है भैया मंडवा में, यानी कि दूसरे नंबर पर। और बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ है आपका चौथे नंबर पर, शहडोल में है। माधव कहाँ है? माधव सबसे ऊपर शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश में। और इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती बस्तर में है। तो इस प्रकार आपका 2 4 1 3 ये आपका विकल्प सही रहेगा। 2 4 1 3 कहाँ पर है? ये आपके 2 4 1 3 पहले विकल्प में ही दिया गया है। इस प्रकार पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न पर। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, 20 नंबर चलते हैं। इसमें भी क्या करना भैया? हाँ, 20 नंबर में ये 4 चीज़ें लिखी गई हैं और इसमें से कौन सी गलत है ये आपको बताना है। विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? टुगेला जलप्रपात। तो पहला वाला विकल्प पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि ये गलत है, यानी कि ये वाला गलत है। जो गलत है वही हमारा सही है, वही हमें ढूंढना था। तो 20वें नंबर में पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पर। इसमें भी भैया आपको जोड़ा मिलाना है। तो जोड़ा पहले हम लोग मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो 21 नंबर में देखिए, एक तरफ शहर के नाम है, एक तरफ वहाँ पर कौन से कारखाने हैं ये आपको बताना है। तो पिट्सबर्ग, ये जो पहला है पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है? पिट्सबर्ग है लोहा इस्पात के लिए फेमस है। संघाई किस लिए फेमस है? संघाई में सूती कपड़ा बनता है। तो तीसरा वाला आएगा, ये कहाँ आएगा? दूसरे पे आएगा। डूडी में क्या होता है भैया? जूट उद्योग है। और लेनिनग्राद में क्या होता है? सबसे ऊपर पोत निर्माण है। यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 किस में दिया गया है? 2 3 4 1 आपका विकल्प सी में दिया गया है। इस प्रकार विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न पर। 1 मिनट। हाँ, गोबी मरुस्थल, गोबी क्या है भैया? मरुस्थल है। और ये कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया के सीमा पर है। यहाँ पर मंगोलिया ही दिया गया है। इस प्रकार आपका विकल्प सी यहाँ पर 22 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार ये एक फेमस जगह है। तो ये कौन सी जगह है यही आपको बताना है। खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो 23 नंबर में विकल्प सी, पेंटागोनिया का जो पठार है उसी को हम लोग खनिजों का भंडार कहते हैं। और ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, किसी स्थान पर जो मानक समय होता है उसका निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो मानक समय का जो निर्धारण होता है वो प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा होता है। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, टाइटन क्या है? टाइटन एक उपग्रह है। आपको ये बताना है
कि ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो सबको पता है टाइटन शनि का उपग्रह है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। फटाफट विकल्पों को पढ़ते जाइए और इसका आंसर बताते जाइए। 27 नंबर में चलते हैं, इसमें भी जोड़ा ही मिलाना है। तो एक तरफ शहर के नाम है, एक तरफ उसके नदियों के नाम है कि ये नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, कटक में क्या है भैया? कटक उड़ीसा में है, उड़ीसा में महानदी बहती है। लुधियाना पंजाब में है, पंजाब में सतलज नदी बहती है। नासिक आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? नासिक जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? शिप्रा। तो 3 4 1 2 ये हमारा विकल्प रहेगा। 3 4 1 2 ये कहाँ पर है? ये आपके पहले ही विकल्प में मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन 27 नंबर के प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है भैया कि हिमाचल प्रदेश से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो ध्यान से विकल्पों को देख लीजिए और बताइए कि हिमाचल प्रदेश से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे नीचे वाला विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना ये सारी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? यानी कि इसको हम लोग भ्रंश घाटी भी कहते हैं, जिसको हम लोग रिफ्ट घाटी और भ्रंश घाटी कह सकते हैं। उससे होकर कौन सी नदी बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर वो नदियाँ बहती हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से निकलती हैं, पहाड़ों को काटते हुए बहती हैं, और इनके में क्या बनता है भैया? डेल्टा नहीं बनता है। तो ये कौन सी नदी है? अब आपको पता चल गया होगा, ये है नर्मदा नदी। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। 30 नंबर पे हम लोग चलते हैं, हिंदी के पश्चात भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बंगाली हमें विकल्प देना है, तमिल और तेलुगु या मराठी हमें विकल्प नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, थारू लोग कहाँ पर रहते हैं? थारू जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो इसमें सबसे आसान सा प्रश्न अपना उत्तर प्रदेश, विकल्प बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पर, इसमें भी आपको जोड़ा ही मिलाना है। एक तरफ बोर्ड के नाम लिखे हैं, एक तरफ उनसे जगहों के नाम लिखे गए हैं। तो चलिए पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? कॉफ़ी बोर्ड तो सीधा सीधा दिया गया है, बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड कहाँ पर है? रबड़ है कोट्टायन में। चाय बोर्ड कहाँ है? चाय है कलकत्ता में। और तम्बाकू बोर्ड कहाँ है? गुट्टूर में। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 हमारा विकल्प सही रहेगा। ये कहाँ मिल रहा है? 1 3 4 2 हमारे विकल्प बी में मिल रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर चलते हैं, भारत के संविधान के सम्मुख ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है? तो प्रश्न की भाषा में मत जाइए, सिर्फ इतना आपको बताना है कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इन 4 विकल्पों में से। और इस प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना इन चारों को पढ़िए और इसमें से कौन कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को दिया गया है। तो ये चारों अधिकार जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इस प्रकार आपके यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, ये सभी चारों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो कुल मिला के आपको इसमें बताना है कि संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। 34 नंबर में संविधान की प्रस्तावना अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हम भारत के लोग, इस शब्द से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। विकल्प डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 35 नंबर के प्रश्न पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है? 35 नंबर में आपका विकल्प डी आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। 36 नंबर चलते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा होता है? तो किसी देश की अगर आर्थिक वृद्धि नापना है तो हम लोग किससे पता करते हैं? तो 36 नंबर में हमारा आखिरी वाला विकल्प प्रति व्यक्ति उत्पाद बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथनों में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जैसे कि पहला कथन है किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है 2001 में शुरू की गई, और दूसरा जो कथन है उसमें लिखा गया यह जो योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो ये वाला जो दूसरा वाला है ये बिल्कुल सही है और पहला वाला हमारा कथन गलत है।
तो पहला गलत, दूसरा सही कहाँ पर दिया गया है? 1 और 2 दोनों, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। हमारा विकल्प बी यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है उसको कौन निर्धारित करता है? तो 38 नंबर के प्रश्न के लिए जो पहला विकल्प है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यही हमारा सही रहेगा। 39 नंबर पर चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क, इसका नाम मत भूलिएगा, विकल्प बी सही रहेगा। 40 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि की मालिकाना हक के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो भूमि का जो मालिकाना हक होता है वो कहाँ से आपको मिलता है? आप सभी लोगों के पास खेती बाड़ी तो होगी ही, तो भूमि का जो रिकॉर्ड होता है, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। जिला कलेक्टर, ग्राम प्रधान, चौकीदार, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर से। हाल ही में चर्चा में रहे अब्राहम समझौते में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 41 नंबर में आपका विकल्प सी इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 42 पे चलते हैं। लाल गलियारा से क्या मतलब होता है? ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर में। तो इसका मतलब होता है वामपंथी चरमपंथ उग्रवाद, यानी कि वामपंथी जो चरमपंथ होता है उसी को हम लोग लाल गलियारा कहते हैं। विकल्प आपका पहला वाला सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। HIV, इसको हम लोग HIV वीज़ा कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भारत और किस देश के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है, यही आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा चल रही है यहाँ पर अमेरिका के बारे में। USA और भारत के बीच में HIV वीज़ा की बहुत सारी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पर। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम जो कि 1986 में आया था, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों करने से रोकता है? तो बच्चों को हम लोग खतरनाक जो कारखाने होते हैं, जो हानिकारक प्रदूषित कारखाने होते हैं, उसमें काम नहीं करा सकते हैं। तो वो कितने उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं, जो कि अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तो 44 नंबर के लिए प्रश्न में आपका जो विकल्प भी है 14 वर्ष, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा से संबंध में ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट होता है गाड़ी के पीछे दोनों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो आपका ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यानी गाड़ी के पीछे जो लोग आते रहते हैं उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि पीछे जो है कुछ दिखता नहीं है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पर। जैव विविधता, इसका क्या मतलब होता है? विकल्पों को ध्यान से पढ़ के इसमें बताइए कि जैव विविधता का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही रहेगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु मिलकर ही जैव विविधता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पर। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो 47 नंबर में जो आपका पहला विकल्प है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए आपका जो पहला विकल्प है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहला पेरिस होगा। आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 50 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो 51 नंबर में आपका जो दूसरा विकल्प है वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में हम लोगों को प्रश्न नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी ही। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो उसको किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और फिर उसको बुक से जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यही प्रैक्टिस सेट लगाने का हमारा मकसद होता है कि हम दिन भर में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके आधार पर किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वही हमें प्रैक्टिस सेट में करना है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में हमें व्याख्या नहीं करनी है।
52 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम प्रदूषण इन दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी हाइड्रोजन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से पर्यावरणविद हैं जिन्हें जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो जल पुरुष किसे कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह है धनबाद में। दूसरा विकल्प आपका सही है। जो धान है, धान की एक प्रजाति है जिसका नाम है अमन। अमन धान जो है कब उगाया जाता है? तो कोई भी धान हो वो जून और जुलाई के महीने में ही उगाया जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। एक रोग है जिसका नाम है करनाल वंट रोग। करनाल वंट जो रोग है वो किस फसल का रोग है? तो 57 नंबर में आपका गेहूं फसल के लिए जो रोग है उसका नाम है करनाल वंट रोग। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पर। निम्नलिखित में से मानव जनित जीवोम कौन सा है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें से 1 2 3 4 विकल्पों में से आपकी जो फसली भूमि है यही मनुष्य के बस की बात है, बाकी कोई भी चीज़ मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का आप समय दीजिए। हाँ, इसमें लिखा गया है कि क्षेत्र लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 59 नंबर में कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू इलाहाबाद और यूरेनियम कहाँ होता है? झांसी में होता है। यही आपका गलत है। जो गलत है वही हमारा सही है। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 60 नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में देश में बड़ा उत्पादक है? यानी देश में नंबर 1 पर किन किन फसलों में है, यही आपको बताना है। और ये आपको 4 फसलें दी गई हैं। इन 4 फसलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर किस में है? तो उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 में है गन्ना में है और आलू में है, यानी पहला तीसरा आपका सही रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो 61 नंबर में विकल्प डी समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद का अशोक स्तंभ बताता है। आगे बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन के प्रमाण तो हर जगह से मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर जो विकल्प रहेगा वो आपका मेहरगढ़, विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी हल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी बनावली बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद जो हैं उनका मुख्य विषय क्या है? 64 में उपनिषद का मुख्य विषय होता है दर्शन, विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता, उसका अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। अध्यक्षता किसने किया था या अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है महाकश्यप। विकल्प जो पहला विकल्प है वो हमारा सही रहेगा। 66 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो गोंडवाना काल जो हमारा है वो दक्षिण भारत की यहाँ पर बात हो रही है। और दक्षिण भारत में कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है यही आपको इस प्रश्न में बताना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। एक ही जोड़ा इसमें सही है, बाकी सब इसमें गलत हैं। तो 67 नंबर में जो विकल्प बी दिया गया है आंध्र प्रदेश में जो विशाखापत्तनम है वहाँ पर तेल शोधक कारखाना है, ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी सारे यहाँ पर गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वीणा है। आपने माता सरस्वती को देखा होगा, वो वीणा लेकर बैठी रहती हैं। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। इस प्रकार से भी कुछ प्रश्न हम लोग याद कर सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना किसने किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम के द्वारा इस वंश की स्थापना किया गया था। पहला विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, यानी कि दशमलव पद्धति का चलन किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था। तो यहाँ पर 70 नंबर के प्रश्न के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो आखिरी वाला विकल्प है विकल्प डी वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। तो 71 नंबर में आपका पहला विकल्प मोहम्मद गोरी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर पर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपका आखिरी वाला विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही रहेगा। 73 नंबर के प्रश्न में आपको जोड़ा मिलाना है, तो चलिए पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में हम लोग विकल्पों को देखेंगे। तो ये मुगलकालीन जो डिपार्टमेंट हैं, एक तरफ उनके नाम दिए गए हैं और एक तरफ वो किससे संबंधित हैं उसके नाम दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का नंबर कौन सा है, इस 1 मिनट, 73 नंबर। चलिए 73 नंबर का जोड़ा हम लोग मिलाते हैं। तो दीवाने अर्ज में क्या है, तो होता है भैया, वो दीवाने अर्ज में सेना वाले काम होते थे। दीवाने रिसालत में क्या होता था भैया, रिसालत में जो धार्मिक मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती थी। और दीवाने इंसा, इसमें क्या होता था, दीवाने इंसा में जो सरकारी पत्र व्यवहार होता था वो वाला सारे काम होते हैं। और वजारत जो होता था वो रुपए से संबंधित यानी वित्तीय मामले देखता था। तो इस प्रकार आपका 4-1 और 2-3, 4-1-2-3 ये जोड़ा हमारा मिल रहा है। और ये 4-1-2-3 कहाँ पर है, ये सबसे नीचे है, विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 74 नंबर के प्रश्न पर। 74 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। यानी कि पृथ्वी के धरातल से अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हमें मिलती जाएंगी। तो 74 नंबर में विकल्प सी पहले क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल और सबसे ऊपर हमें आयन मंडल मिलेगा। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 75 नंबर पर चलते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि किया था। तो यहाँ पर हमें राजा जय सिंह, विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो 76 नंबर में आपका विकल्प बी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर पर। जो तानसेन है उनका मकबरा कहाँ पर है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है भैया, ग्वालियर में है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था और कब किया था, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर 1939 जो है आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था। तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल, तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। बीडी सावरकर ने कौन सा गुप्त संगठन की स्थापना किया था। बहुत ही आसान है, आपका आखिरी विकल्प अभिनव भारत की जो स्थापना किया था वो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। और ये एक गुप्त संगठन था क्योंकि वो बीडी सावरकर साहब अंग्रेज़ों के द्वारा नज़रबंद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया था। और आपके 81 नंबर में जो पहला विकल्प है लॉर्ड रिपन, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर के प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो बहुत ही प्रश्न है, आसान है ये प्रश्न। इसमें 1/3 यानी कि कुल स्थानों का 1/3 जो होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर पर। और इसमें क्या बताना है कि जिला योजना से सम्मिलित किया जाता है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो जिला योजना के अंतर्गत कौन कौन आता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके 1 2 3 4 ये लिखा गया है, इसमें कौन कौन से जिला योजना के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नगर पंचायत भी आती है, ग्राम पंचायत भी आती है, क्षेत्र पंचायत भी आती है, यानी कि आपके तीनों आते हैं, यानी कि तीनों विकल्प आपके सही हैं। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 84 नंबर के प्रश्न पर। 1857 के संग्राम को सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो इसमें
तीसरा विकल्प बी.डी. सावरकर बिल्कुल हमारा सही रहेगा। 85 नंबर पर चलते हैं। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट इसके आंसर बताते जाइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर के प्रश्न पर। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यदि भारत में एक नया राज्य बनाना हो, नया राज्य का सृजन करना हो, तो किस अनुसूची का हम लोग सहारा लेंगे? तो यहाँ पर पहली अनुसूची जो है, पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में शामिल किया गया था और आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। तो 87 नंबर पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सहायक संधि की स्वीकार नहीं किया था। तो सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था, ये आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से। 88 में विकल्प बी हमारा सही रहेगा। इंदौर के होलकर जो राजा थे, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है जो अपने बुंदेलखंड वाला रीजन है और महाराष्ट्र वाला रीजन है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड कहाँ पर दिया गया है? विकल्प सी में दिया गया है, झांसी और मिर्ज़ापुर। झांसी बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल कृषि योग्य भूमि का कितने परसेंट है? तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प 15% हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा विकल्प लॉर्ड कर्जन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है? तो गडकरी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? 92 नंबर में आपका कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपके 93 नंबर पर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये एक संस्था है और इसकी स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है। 93 नंबर में आपका तीसरा विकल्प तिलक साहब यानी पीजी तिलक हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 94 नंबर चलते हैं और इसमें भी आपको एक जोड़ा मिलाना है। तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं। एक तरफ बांध दिए गए हैं और एक तरफ आपकी नदियों के नाम दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जोड़ा मिलाने में कुछ हम लोग नया करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि ये चारों आपके जो हो आंसर हैं ये पता नहीं रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे देखा जाए तो महाराणा प्रताप जो सागर बांध है ये कहाँ पर, ये तीसरा वाला महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? ये चंबल नदी पर है, यानी कि हमें ये पता है। और माता टीला पात कहाँ है? ये बेतवा नदी पर है, हमें ये पता है। ये 2 कन्फर्म हैं और बाकी मान लीजिए 2 नहीं आ रहे हैं। कभी कभी आपकी परीक्षा में ऐसा भी होगा। तो तीसरे का 2 और चौथे का यानी सी का डी, सी का 2 और डी का 4, ये अब हम लोग विकल्प में देख लेते हैं। तो सी का देखिए, सी का 2 और डी का 4 सिर्फ विकल्प ए में ही दिया गया है। तो इस प्रकार आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो आपको जोड़ा मिलाने के लिए दिया जाता है उसमें चारों के आंसर आपको नहीं पता होते हैं, सिर्फ 1 या 2 के आंसर ही पता होते हैं। लेकिन उस 1 या 2 से ही आप अपना विकल्प ढूंढ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 95 नंबर के प्रश्न पर। भारत में सर्वाधिक जो क्षारीय क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र है वो अपने जो है गुजरात राज्य में पाया जाता है। पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तरफ संबंधित व्यक्तियों के नाम हैं, उनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे के बारे में लिखा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत लिखा गया है, यानी कि यही गलत है, बाकी सब हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्रम दिया गया है कि लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा और कानपुर मुकदमा, इसको सही क्रम में लगाना है। कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था, एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए, जो लाहौर मुकदमा है यहाँ पर 2 घटनाएं हैं। एक तो 1916 में हुआ था लाहौर केस, और एक आपके भगत सिंह से संबंधित है 1930 वाला। तो यहाँ पर 1916 जो गदर आंदोलन से संबंधित है उसकी बात हो रही है। ये आपका 1900 कब में हुआ था? 16 में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था भैया? 1925 में हुआ था। ठीक है।
और मेरठ मुकदमा, मेरठ, कानपुर षड्यंत्र ये चौथा वाला हुआ था 1924 में, 1 मिनट। और मेरठ वाला कब हुआ था? मेरठ वाला मेरे ख्याल से 1929 में हुआ था। इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बुक से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ा मिलाएं तो लाहौर पहले आएगा, पहला वाला, उसके बाद चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ये सारे मुकदमों के बारे में एक बार आप डिटेल से पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 98 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो 98 नंबर के लिए आपका जो तीसरा वाला विकल्प है बायकोम जो सत्याग्रह है उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी। और 100 नंबर के प्रश्न में भी आपको जोड़ा ही मिलाना है, किस देश से क्या लिया गया है, यही जोड़ा मिलाना है। ये तो बहुत ही आसान है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार आपके अमेरिका कहाँ है? यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया गया है, जिसको हम लोग यूके भी कहते हैं। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? आपात उपबंध जर्मनी से आएगा। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आएंगे? ये आयरलैंड से आएंगे। तो यानी कि 100 नंबर में 2 1 4 3 ये आपका जोड़ा बन रहा है। और 2 1 4 3 कहाँ पर दिया गया है? ये विकल्प सी में दिया गया है। इस प्रकार आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो कि सामाजिक अध्ययन का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाया है, टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 100 प्रश्नों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सलाह हो, सुझाव हो या कोई भी शिकायत हो तो उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।